हेलो बहन, क्या हाल है आप सभी बच्चों का। तो बच्चों, आज हम ब्रीथ इन एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का रिवीजन करेंगे और इसमें हम बहुत सारी बातें करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि ब्रीथ इन काफ़ी अच्छा चैप्टर है, ह्यूमन फिजियोलॉजी का काफ़ी अच्छा चैप्टर है और समझने लायक एज यूजुअल रटने लायक नहीं है। मैं ये चैप्टर तो मेरे हिसाब से ऑन दी माई बेसिस, मेरे हिसाब से ये चैप्टर रटने वाला नहीं है, समझने वाला है। और ह्यूमन फिजियोलॉजी आप जितनी अच्छे से समझ लोगे ना, उतना बेटर हो जाएगा। तो डैट मीन्स मैं ये कहना चाहता हूँ भैया कि ह्यूमन फिजियोलॉजी का हर वो चैप्टर लोटो मोशन कोऑर्डिनेशन, कुछ भी चैप्टर हो, रटो नहीं, समझो। इसमें मजा आता है यार, समझने में जो एक कॉन्सेप्ट बन जाता है ना, वो रटने में नहीं आता। अरे सर क्या बात कर दी, हाँ ये बात सच है, ये बात सच है। अच्छा सर, ये बात तो सच है, तो सर समझने में मतलब काफ़ी टाइम लगेगा। हाँ वो तो लगेगा भाई, वो तो हाँ भैया। तो काफ़ी मैं इस चैप्टर को समझने के हिसाब से बहुत अच्छा मानता हूँ। और ये रटने के हिसाब से ये चैप्टर उतना मज़ा नहीं आएगा रटने में। रटने में तो हर वो चैप्टर तुम रटते ही हो, लेकिन समझने में और ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि यार कोई चीज़ समझा हुआ चीज़ और अच्छे से ज़्यादा फील होता है। और जो रटते हो ना, उसमें क्या पता भूल रहे, क्या पता कन्फ्यूजन हो रहे, क्या पता तो न तो दिक्कतें आ रही, तो दिक्कत हो सकती है, हाँ सर हो सकती है, लेकिन जब समझे रहो रहे ना तो हाँ ये यही है तो यही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ सर क्या बात कर दिया, यही है। तो रिवीजन के पर्पस से चल रहा है ये वीडियो। पर्पस सिर्फ रिवीजन करवाने का है और हो भी जाएगा। मान लो आधा टर्न हो जाता है तो आधा टर्न नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है, और नहीं भी हो सकता है तो इसमें हो जाने का मतलब कोशिश रहेगी कि इसमें हो जाए। अगर बाय द वे कोई दिक्कत आती है तो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, पहले से ही बता दूं, ठीक है। हाँ सर, देखो, ब्रीथ इन एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज में सबसे पहली बात ये समझो कि एनसीईआरटी बोलती है इसे पहले रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्यों बोलती है भाई, रेस्पिरेशन क्यों बोलती है सर? रेस्पिरेशन तो दूसरा चैप्टर है, ब्रीथ इन तो दूसरा चैप्टर है, मतलब क्यों इंटर रिलेट कर दिया एक दूसरे से? सर नहीं, कोई आइडिया नहीं है। देखो, जब तक कोई आइडिया नहीं है तब तक मजा भी नहीं है। तो सुनो, पहली चीज मान लो हम लोग के अंदर जो एटीपी बनता है, हम लोग कोई भी वर्क करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि हम लोग के अंदर एनर्जी होता है। एनर्जी क्यों होता है? क्योंकि एटीपी होता है। एटीपी की वजह से हम लोग एनर्जी मिलती है और एनर्जी की वजह से हम लोग वर्क कर पाते हैं, ये हर चीज मालूम है। फिर उसके बाद मैं बात करूं कि भैया ये एनर्जी आती कहाँ से है। अगर तुम्हें याद हो, रेस्पिरेशन प्लांट में पहला तो 4 स्टेप प्रोसेस होता है, ग्लाइकोलिसिस, लिंच रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल, ईटीएस। वहां पे तुम्हें मालूम हो जाती है ग्लाइकोलिसिस जो कि साइटोप्लाज्म में चलता है, और वो एरोबिक एज वेल एज एनएरोबिक दोनों सिस्टम नहीं होता है, सिर्फ एनएरोबिक होता है ग्लाइकोलिसिस। फिर उसके बाद हम लिंच रिएक्शन में तो ही देते नहीं। फिर क्रेब्स साइकिल और ईटीएस की बात कर दी जाए, वहां पे जो रिएक्शन चलती है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंट में चलती है। दिस मीन्स यहाँ पे ये मालूम पड़ता है कि जो हमारा एटीपी बनता है, मतलब जो एटीपी फॉर्मेशन होता है वो किसकी वजह से होता है? ऑक्सीजन की वजह से। अदर वहीं पे माइटोकॉन्ड्रिया में, मतलब ईटीएस में एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है, अदर वहां पे ईटीएस में ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट है तो एटीपी नहीं बनेगी, और अदर ईटीएस में ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट है तो एटीपी नहीं बनेगी। अगर वहीं पे प्रेजेंट है ऑक्सीजन, तब हमें जाते एटीपी मिलती है, और एटीपी से हमें एनर्जी मिलती है, एनर्जी से हम सारा वर्क परफॉर्म कर सकते हैं। मतलब डेट मीट यहाँ पे ये कहने का मतलब है कि भैया हमें एनर्जी जो मिलती है उसमें भी सबसे ज्यादा हेल्पफुल ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन अगर रहेगी तो हमारा एटीपी बनेगा, अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो हमारा मतलब वो नहीं बनेगा। डेट मीन्स मैं ये कहना चाहता हूँ, और तुम्हें थोड़ी और अच्छे से रियलाइज करवाता हूँ, फील करवाता हूँ। देखो, आप देखो, हम लोग क्या चाहते हैं सर? फूड। तो मतलब फूड मतलब एक तरह से हम लोग ग्लूकोज का सेवन करते हैं, ठीक है। हाँ, ग्लूकोज हम लोग लेते हैं फूड में। अब देखो,
ग्लूकोज जब ब्रेथ होता है, ग्लूकोज जब मान लो रेस्पिरेशन में हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन कैसा प्रोसेस होता है, ये एक ब्रेक डाउन फिनोमिना होता है। ब्रेक डाउन फिनोमिना मतलब ये क्या होता है, जो कुछ भी हम लोग फूड लेते हैं वो क्या करता है, वो तोड़ते ब्रेक करते वो एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन हम लोग की एनर्जी क्या है, पैसे नहीं, एटीपी है। एटीपी तार मिलते हैं फूड से। फूड अगर हमें मिल रहा है तो फूड का ब्रेक डाउन हो रहा, ब्रेक डाउन होने से एटीपी मिलेगा, हाँ मिलेगा। तो डेट मीन ये हमारा फूड है। और फूड जब ब्रेथ होता है तो CO2 वाटर और हमें एटीपी मिलती है। एटीपी क्या है, हमें एनर्जी मिलती है। डेट मीन मैं यहाँ से बोल सकता हूँ भैया कि अगर हम जो फूड इनटेक करते हैं उससे ब्रेक डाउन से CO2 निकलती है, वाटर निकलती है और हमें क्या मिल जाती है, उसके बदले में एटीपी मिल जाती है। हाँ सर, तो इसका मतलब आप कहना क्या चाहते हो ये अभी नहीं समझ में आया। देखो अगर मैं थोड़ी बात रेस्पिरेशन का हम याद दिलवाऊं, रेस्पिरेशन की बातें याद दिलवाऊं, अगर तुम्हें रेस्पिरेशन की थोड़ी सी भी बातें याद है तो तुम्हें याद होना चाहिए रेस्पिरेशन में 4 स्टेप होते हैं। 4 स्टेप होते हैं, ग्लाइकोलिसिस, लेंथ रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल और ATS। ये 4 स्टेप होते हैं। हाँ सर, ये चारों स्टेप मुझे याद है बेखूबी से, ये 4 स्टेप होते हैं। अगर तुम्हें याद है ग्लाइकोलिसिस जो होता है वो एनएरोबिक कंडीशन होता है। एनएरोबिक कंडीशन मतलब इसमें ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट होता है। लेकिन भैया एटीपी बनने के लिए ये चारों स्टेप चलना जरूरी होता है। दैट मीन्स अगर इन दोनों में अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो एटीपी बनेगा। अगर वहीं पे ऑक्सीजन यहाँ पे नहीं प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट होता है तो मतलब एटीपी हमारा नहीं बनेगा। तो मतलब यहाँ पे ये कहना चाहते हो सर कि भैया ऑक्सीजन का होना उतना ही जरूरी है जितना हम ब्रीथिंग लेते हैं। वहीं पे अगर मैं ब्रीथिंग मतलब यहाँ पे O2 का होना जरूरी है। अब ये देखो O2 अगर O2 हमें मिलेगा, कॉन्टिन्यूअस मिलेगा, अगर O2 हमें कॉन्टिन्यूअस मिलेगा तो भैया जो CO2 होगा वो बराबर से निकलेगा। ये मतलब सुनो, फूड ब्रेक डाउन होगा, CO2 वाटर एटीपी मिलेगा, हाँ मिलेगा। और यहां से जब O2 मिल रहा है तभी तो फूड एटीपी में कन्वर्ट हो रहा है, फूड जो है एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। हाँ, और एनर्जी में कन्वर्ट होते ही CO2 निकल जा रहा है, मतलब ऑक्सीजन ले रहा है और एक तरह से CO2 निकल रहा है। और ये कॉन्टिन्यूअस फिनोमिना है भैया। कॉन्टिन्यूअस ऑक्सीजन आएगा, कॉन्टिन्यूअस फूड एनर्जी में कन्वर्ट हो जा और कॉन्टिन्यूअस CO2 रिमूव होगा। हाँ ये बात समझ में आई। तो कॉन्टिन्यूअस CO2 रिमूव होगा, मतलब ये कहने का मतलब ये है कि भैया ये भी तो एक ब्रीथिंग का काम कर रहा है, ब्रीथिंग का ये भी काम कर रहा है। मतलब अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो भैया हमारा जो फूड है वो एटीपी में नहीं कन्वर्ट हो रहा। दैट मीन मैं यहाँ पे ये बात समझ में आई कि भैया ऑक्सीजन उतना ही जरूरी है जितना ही हम ब्रीथिंग करते हैं। मतलब अगर हम ब्रीथिंग करते वक्त अगर मेरे पास एयर मैं बोलता हूँ, ऑक्सीजन जनरली बोलते हैं लोग कि भैया क्या नाम है, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, दैट मीन्स इट डज नॉट, तुम बोल सकते हो कि ये गलत है कहना कि मैं ऑक्सीजन लेता हूँ। भाई एयर है, एयर में ऑक्सीजन ही केवल थोड़ी ना है, नाइट्रोजन भी है, तो सल्फर भी है, सल्फर डाइऑक्साइड भी है। तो ये कहना गलत होगा कि हम क्या नाम है ऑक्सीजन लेते हैं। नहीं, हम लोग एयर लेते हैं। एयर लेने के बाद जब आगे जाते कई सारी प्रोसेस होती है, उसमें जो ऑक्सीजन होता है वो क्षण से हमारे बॉडी के अलग अलग हिस्सों में बट जाता है। तब मैं बोल सकता हूँ भाई कि ऑक्सीजन हमारे हर वो पार्ट में, बॉडी के हर वो पार्ट में चला जाए, तब वो ऑक्सीजन जाता है। लेकिन जो हम लेते हैं तो ये हम एयर लेते हैं, ना कि हम ऑक्सीजन लेते हैं।
समझ रहे हो? हाँ सर ये समझ रहे। तो यहाँ से ये मतलब समझ में आया कि भैया ब्रीथ इन तो रेस्पिरेशन क्यों बोलते हैं। ब्रीथ इन तो रेस्पिरेशन इसलिए बोलते हैं, जो हम फूड खाते हैं वो एनर्जी में कन्वर्ट होने के लिए भी ऑक्सीजन की जरूरत है, और साथ में CO2 निकल रहा है। और ब्रीथ इन में हम लोग क्या पढ़ते हैं भाई, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, भाई ऑक्सीजन तो लेना और CO2 तो निकालना, दैट मीन्स इज नोन एज द ब्रीथ इन। ब्रीथ इन में हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 निकालते हैं, हाँ यही बोलते हैं। तो भैया वही कंडीशन तो रेस्पिरेशन में भी तो वर्क कर रहा है, तो हम ब्रीथ इन तो क्यों ना रेस्पिरेशन बोलें। हाँ बोल सकते हैं, बिंदास बोल सकते हैं, क्योंकि ब्रीथ इन में भी वही काम हो रहा है, ऑक्सीजन तो लेते ATP में कन्वर्ट हो रहा है, अगर ऑक्सीजन नहीं होता तो ATP नहीं बनेगा। और वहीं पे जब हम ब्रीथ इन की बात करें तो वहीं पे हम लोग जब हम क्या नाम है सांस लेते हैं, ब्रीथ इन करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 को बाहर निकालते हैं। तो मतलब प्रोसेस कैसी हुई, सेम हुई। दैट मीन्स यहाँ पे ब्रीथ इन और रेस्पिरेशन का टेस्ट ये बनता है, ब्रीथ इन तो रेस्पिरेशन इसीलिए बोला जाता है। भैया समझ में आ जाए होगा ना भैया, ऐसा तो नहीं है सी भाई तो दिक्कतें फील हुई। ठीक है भैया, हाँ सर ये बात तो ठीक है। अब उसके बाद हम चलते हैं ब्रीथ इन पे। ब्रीथ इन पे आप चलते हैं ना, क्योंकि मेन चीज पहला मकसद ये था कि तुम लोग ये समझो ब्रीथ इन तो क्यों रेस्पिरेशन बोला जाता है। ठीक है, अब रही बात, थोड़ी वाटर बॉटल पानी वानी भर लो, क्योंकि अब कॉन्टिन्यूअस पढ़ाई होने वाली है। ठीक है, हाँ सर, हाँ भैया चलो। अब ब्रीथ इन की बात समझ में आया, ब्रीथ इन की बात बताने जा रहा हूं। देखो अब ब्रीथ इन की बात सुनने से पहले एकदम बढ़िया से कंसंट्रेशन हो जाओ। ब्रीथ इन में पहले जनरल चीजें एनसीईआरटी ने क्या दी है, हर एक ऑर्गेन जो ब्रीथ इन का मैकेनिज्म है, हर वो ऑर्गेन टू ऑर्गेन, मतलब हर एक जंतु से जंतु, मतलब जितने भी ऑर्गेन है, ऑर्गेन टू ऑर्गेन मॉडिफाइड, या तुम बोल सकते हो कि हर वो ब्रीथ इन का मैकेनिज्म अलग अलग के लिए मतलब अलग ही होता है, मतलब अलग अलग ऑर्गेन के लिए अलग अलग होता है। मतलब मेरे कहने का मतलब जो ब्रीथ इन का मैकेनिज्म है, हर वो ऑर्गेन, मतलब हर वो में जितने भी अलग अलग ऑर्गेनिज्म हैं उनके लिए ब्रीथ इन का मैकेनिज्म अलग अलग होता है। समझ में आया? हाँ ये बात समझ में आया। तो लिख देते हैं पहली चीज, चढ़ दिया, अरे सुन नहीं दिया, बच गया। चलो, क्या प्रोसेस होता है, डीमैकेनिज्म। और ये किस मैकेनिज्म की बात कर रहा, ब्रीथ इन की, तो डीमैकेनिज्म ऑफ ब्रीथ इन, मतलब ये ब्रीथ इन की बात कर रहा है, आर डिफरेंट, डीमैकेनिज्म आर डिफरेंट, किसमें डिफरेंट होता है, ऑर्गेन टू ऑर्गेन, किस बेसिस पे, मतलब सुनो मेरी बात, ये मैकेनिज्म ऑर्गेन से ऑर्गेन डिफरेंट होता है, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन दियर बेसिस ऑफ हैबिटाट। दो बेसिस पे, कौन कौन से बेसिस पे, और देखते हैं। पहला बेसिस क्या होता है, हैबिटाट, पहला होता है हैबिटाट, कैसा हैबिटाट है उनका। दूसरा होता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, पहला होता है हैबिटाट, दूसरा होता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, हाँ ये बात समझ में आ गया। अब देखो, तो सिंपल टर्म है जो बताया गया है, मतलब ब्रीथ इन सिर्फ अलग अलग जितने भी ऑर्गेन है अलग अलग तरीकों से होता है। आप देख लेते हैं, 2 मिनट में देख लेते हैं वो भी। अब देखो, पहली चीज एनसीईआरटी ने दी है, स्पॉन्जेस सिलेंटेटा फ्लैटवर्म, स्पॉन्जेस सिलेंटेटा फ्लैटवर्म।
क्या बोला है, स्पॉन्जेस, सिलेंट्रेटा एंड फ्लैटवर्म, ये तीनों एक्सचेंज करते हैं। भाई क्या एक्सचेंज करते हैं? ब्रीथिंग में हम लोग क्या समझते हैं, ऑक्सीजन का लेना और CO2 का बाहर निकालना, तो मतलब एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2, O2 एंड CO2, ठीक है, O2 एंड CO2। एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 किसके द्वारा? भाई ये जो ब्रीथिंग का मैकेनिज्म है, ये फाइलम, किस फाइलम में है, आर्थ्रोपोडा। लेकिन अब आर्थ्रोपोडा से पहले, आर्थ्रोपोडा जो ये फाइलम है उससे पहले पोरीफेरा, पोरीफेरा का दूसरा नाम स्पॉन्ज, सिलेंटेटा, फ्लैटवर्म, टिनोफोरा हो गया और प्लेटीहेल्मिन्थेस हो गया। तो इन सारे फाइलम में जो O2 और CO2 का एक्सचेंज होता है, मतलब O2 और CO2 का इनहेल एक्सहेल जो होता है, इनहेल O2 करते हैं, CO2 तो बाहर निकालते हैं। तो ये कैसे होता है? बाई जनरल बॉडी सरफेस या जनरल बॉडी सरफेस थ्रू सिंपल डिफ्यूजन, थ्रू सिंपल डिफ्यूजन, ठीक है। O2 और CO2 का एक्सचेंज करते हैं किसके द्वारा? जनरल बॉडी सरफेस या तुम बोल दो सिंपल डिफ्यूजन, ठीक है। ये पहला टर्म दिया है। दूसरा दिया है भैया इंसेक्ट के लिए, जितने भी इंसेक्ट हैं, कीड़े मकोड़े हैं, उनके लिए क्या, कैसे ब्रीथ इन करते हैं, उनकी क्या मैकेनिज्म होगी, तो आओ देख लेते हैं। तो उनके लिए, इंसेक्ट के लिए, इंसेक्ट की बात कर दी जाए तो ये मैकेनिज्म होगा वो ट्रैकियल होगा, ट्रैकियल होगा। अरे सर ये मतलब ब्रीथ इन वाला समझ में नहीं आता, किसके लिए कौन सा है? सिलेंटेटा, स्पॉन्ज, प्लेटवर्म, जितने भी हैं इसमें सिंपल डिफ्यूजन होते हैं। चलो ये याद कर लिए, सिंपल है। अब मान लो इंसेक्ट के लिए ट्रैकियल है, ये कैसे याद करें? सुनो, इंसेक्ट में लास्ट में क्या आया? टी, टी, और ये ट्रैकियल हो गया। इंसेक्ट का क्या हो गया? ट्रैकियल, ठीक है। अब दूसरा क्या आ गया? इंसेक्ट छोड़ लो, फिर मान लो एक स्पेशलाइज्ड वैक्यूलर बैग हो गया। ये किसमें होता है? जितने भी फिशेस होती हैं उनके अंदर क्या होता है? जिल्स, जिल्स का एक पूरा बैग होता है, वैक्यूलराइज्ड स्पेशलाइज्ड बैग होता है। तो देखते हैं, स्पेशलाइज्ड वैक्यूलर बैज होता है, और ये एक वैक्यूलर बैज होता है जो कि क्या होता है? जिल्स, जो कि फिशेस में पाया जाता है। और इनका जो कैसा, मतलब जिल्स में, जिल्स कैसी होती है? जिल्स तो सीधी तो नहीं होती होंगी, हम लोग की लंच की तरह तो नहीं होंगी। भाई जिल्स जो होंगी फिशेस में होंगी, ये हम लोग की लंच की तरह नहीं होंगी, नहीं, चेंज हो जा। भाई इन लोड में क्या होता है? एक ब्रांच लाइट स्ट्रक्चर हो जाता है, ब्रांच लाइट स्ट्रक्चर हो जाता है। और ब्रांच लाइट स्ट्रक्चर तो ही इन्होंने क्या बोल दिया? ब्रैकियल रेस्पिरेशन। तो इन लोड में ब्रैकियल रेस्पिरेशन होता है, ब्रैकियल रेस्पिरेशन। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं दोहरा, तीसरा मान लो क्या हो जाएगा? एक्वाटिक आर्थ्रोपोड एंड मोलस्क, एक्वाटिक आर्थ्रोपोड एंड मोलस्क। इन सब में कैसा होता है? हम लोग से भाई आर्थ्रोपोडा में ये चीज आ जाता, लंग्स आ जाता, लंग्स आ जाता। दैट मीन्स यहाँ पे ये मालूम पड़ जाए कि जो लंग्स होगा वो एक्वाटिक आर्थ्रोपोडा में आ जाए। मतलब यहाँ पे आर्थ्रोपोडा और मोलस्का में तो भाई लंग्स हम लोग की तरह तो रहेंगे ही रहेंगे। फिर उसके बाद हमारा एक और आता है अर्थवर्म, अर्थवर्म आता है, अर्थवर्म आता है। अर्थवर्म में कैसे होता है? मॉइस्ट क्यूटिकल। अरे सर ये नहीं याद होता है, अर्थवर्म वाला नहीं याद आता। देखो अर्थवर्म, वर्म लास्ट में यम आया, यम से याद कर लेना, मॉइस्ट क्यूटिकल।
मॉइस्ट क्यूटिकल, अर्थवर्म मॉइस्ट क्यूटिकल, एक्वेटिक आर्थ्रोपोडा मोलस्का था लंग्स, स्पेशलाइज्ड बैक्टेरियल बैट था डेल्स, इंसेक्ट ट्रेटियल स्पॉन्ज सिलेंटेटा फ्लैटवर्म था एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 बाय जनरल बॉडी सरफेस थ्रू सिंपल डिफ्यूजन। अरे यार, आर्थ्रोपोडा में जब लंग्स आया उससे पहले वाले जितने भी फाइलम होंगे वो कैसे ब्रीथ इन करते होंगे? नहीं, वो नहीं करते होंगे। कैसे नहीं करते होंगे? तुम्हारे कहने थोड़ी ना हो रहा भाई, वो जो करते थे किससे? अपने जनरल बॉडी सरफेस से थ्रू वो करते थे, लेकिन अपने जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू। मतलब उन्हें जो लंग्स की हम लोग की जो आवश्यकता है लंग्स की, लेकिन वो लंग्स की आवश्यकता ही नहीं है, वो अपने बॉडी सरफेस के थ्रू ही सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू कर लेते हैं अपना एक्सचेंज। O2 तो ले लेते हैं अंदर और CO2 तो बाहर निकाल देते हैं। हाँ सर, समझ में आ गया। देखो ये जनरल चीजें थी और मतलब NCERT का पहला पेज में ये सारी बातें थी। अब उससे आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब उससे आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, लिख लो। अब हम थोड़ा मैथर्निज में आते हैं और इस मैथर्निज को आप समझने के लिए आप लोग तैयार हो जाओ, क्योंकि अब इसके बाद बहुत बम्पर तरीके से समझाने जा रहा हूं। देखो मैथर्निज ऑफ ब्रीथिंग पहले समझना है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, पहली चीज ये क्या है, मतलब ये सराउंडिंग क्या है? सर ये सराउंडिंग है। अरे यार सराउंडिंग में है क्या? पंखे हैं, लाइट है, बोर्ड है। अरे ये नहीं पूछा हूं मेरे भाई, मैं पूछ रहा हूं क्या सराउंडिंग में क्या है? एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर में क्या है? बहुत सारी गैसेज है कि नहीं? तो मतलब भाई कुछ भी तो हो, ये हमारे एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेज है। चलो देख लेते हैं। अब देखो, मैं 2 मिनट रुक जाओ, मैं फिगर बना लेता हूँ। अपनी आज कलाकारी प्रदर्शन करने जा रहा हूँ। क्या बात है, एक बार में बना है, पहली बार। अरे सर क्या बात कर दी है, ठीक है। जो जाओ, अब 2 मिनट देना। ये बढ़िया हो गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है, ठीक है भाई। हाँ सर, समझ में आ गया। देखो ये पूरी चीज अब तुम्हें समझ में आ रही हो रही ना भाई? फिगर तो सही बना है ना? हाँ सर, फिगर तो सही बनाए हैं। अरे चलो अभी बनाते हैं, ठीक है। अब देखो भाई, इतना भी गंदा नहीं दिखता है भाई, रहने दो, रोबोट बन जाएगा तो नहीं। आओ चलो बात करते हैं। देखो ये हो गया एटमॉस्फियर, ये हो गया एटमॉस्फियर। एटमॉस्फियर से क्या करेगा? जो थोड़ा और नीचे बनाना पड़ेगा। ये हो जाएगा एटमॉस्फियर। एटमॉस्फियर से क्या करेगा?
सर ये मान लीजिए कोई भी इंसान है, अब वो क्या करेगा, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन ले लिया। ऑक्सीजन लेने तो बोलते हैं इनहेल, तो मतलब लिख दे रहे हैं इनहेल ऑफ ऑक्सीजन। क्या कर रहा है, ऑक्सीजन तो इनटेक कर रहा है, इनहेल कर रहा है, इनहेल कर रहा है ऑक्सीजन तो। और फिर उसके बाद ये ऑक्सीजन तो लेते, अच्छा मेरा ये कहना गलत है कि इनहेल ऑफ ऑक्सीजन कि इनहेल ऑफ एयर। भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ऑक्सीजन तो ले रहा हूँ या एयर तो ले रहा हूँ। सर आप ऑक्सीजन ले रहे हैं, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 तो निकालते हैं, रिमूव करते हैं। दैट मीन्स हम लोग तो ऑक्सीजन लेना है और CO2 तो बाहर निकालना है। भाई गलत है कहना, गलत है, यहाँ पे ये चीज गलत है। हम लोग एयर तो लेते हैं ना, भाई तुम लोग तुरंत मुंह पे तो मास्क लगाए हो क्या कि ऑक्सीजन ही अंदर जा सकता है, उसके अलावा नहीं जा सकता। जो हम एयर ले रहे हैं, वो हम एयर ले रहे हैं, उसमें सिर्फ हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन ही जा रहा है। नहीं, कैसे बता रहे हो कि हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, ये तुमने तो लिखा है नहीं कि भाई हम ऑक्सीजन ही ले रहे हैं। ये हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारी गैसेस हैं, CO2 है, SO2 है, O2 है, बहुत सारी है, तो इसमें तुम ऑक्सीजन ही ले रहे हो, ये तुम कैसे कह रहे हो। हाँ ये तो बात सही है, हम लोग एयर ले रहे हैं, ये सही है। अच्छा सर हम लोग एयर ले रहे हैं, एयर हम लोग ले रहे हैं, तो सुनो रुक जाओ, हम लोग क्या कर रहे हैं, एयर तो ले रहे हैं और फिर हम लोग रिमूव क्या कर रहे हैं, CO2 तो निकाले हैं, लेकिन अभी हम CO2 की बात नहीं करेंगे, इनहेल ऑफ एयर। और भैया इनहेल ऑफ एयर तो बोलते हैं इंस्पायरेशन, और एक्सहेल ऑफ एयर तो बोलते हैं एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन जो होता है हम लोग एयर तो लेते हैं, और एक्सपायरेशन जो होता है हम एयर तो रिमूव करते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब उसके बाद समझो, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन मतलब बाहर निकालना ऑक्सीजन, तो CO2 तो बाहर निकालना, ऑक्सीजन तो अंदर लेना, इन दोनों तो मैकेनिज्म मतलब इंस्पायरेशन प्लस एक्सपायरेशन, इन दोनों तो मिला दिया जाए तो इन दोनों तो क्या बोलते हैं, हम लोग ब्रीथ इन बोलते हैं। ब्रीथ इन, यार ऑक्सीजन तो लेते हैं, CO2 तो निकालते हैं, इन दोनों प्रोसेस तो क्या बोलते हैं, ब्रीथ इन। और ब्रीथ इन के अलावा क्या बोलते हैं, पल्मोनरी वेंटिलेशन। ठीक है, हाँ ठीक है। अब क्या मैकेनिज्म है, थोड़ी देर मेरे साथ बनो, थोड़ी देर एकदम दिमाग यहाँ पे फोकस कर लो। ठीक है, इंस्पायरेशन मतलब इनहेल ऑफ ऑक्सीजन, एस्पायरेशन मतलब रिमूवल ऑफ CO2, इन दोनों प्रोसेस को जोड़ दिया जाए तो क्या बोलते हैं, ब्रीथ इन। और ब्रीथ इन का दूसरा नाम पल्मोनरी वेंटिलेशन। हाँ ये बात समझ में आ गई, ये बात हमें समझ में आ गई। अब देखो हम लोग नोज से हम लोग ऑक्सीजन एयर लेते हैं, अरे यार हम लोग नोज से एयर लेते हैं, हाँ लेते हैं। नोज के ऊपर मतलब हमारे अपर लिप के ऊपर क्या होता है, नोज मतलब नॉस्ट्रिल होता है। अरे यार अपर लिप पे ऊपर जो होता है वो नॉस्ट्रिल होता है। नॉस्ट्रिल में 2 चैम्बर होते हैं। अब देखो पूरी बातें अब तुम्हें ऐसे बताने लायक नहीं है। कैसे सर, क्यों नहीं बता पाएंगे, थोड़ी बनो मेरे साथ। बने मतलब क्या कहना चाहते हैं, मतलब आपकी तरह हम ऐसे बने कि बेटा इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन दोनों तो मिला दिया है, ब्रीथ इन नहीं, पढ़ो फोकस रहो, ये कहने का मतलब है। चलो ठीक है, अब चलो हम लोग पहले नॉस्ट्रिल पे आते हैं। नॉस्ट्रिल मतलब ये दोनों जो पैसेज हैं, जो नोज के दोनों चैम्बर हैं, इन्हें बोलते हैं नॉस्ट्रिल। ठीक है, नॉस्ट्रिल से हम लोग आते हैं नेसल पैसेज पे। नेसल पैसेज से नेसल चैम्बर में आते हैं, नेसल चैम्बर। और नेसल चैम्बर से हम लोग आते हैं फेरेंस में, फेरेंस से हम लोग आते हैं लैरेंस पे, लैरेंस से आते हैं ट्रेकिया पे। पहले इतनी बात सुनो,
नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल से आते हैं नेशल पैसेज, नेशल पैसेज से थ्रू नेशल चैम्बर, नेशल चैम्बर के अंदर फेरेंस में जाते हैं, फेरेंस के अंदर लैरिंक्स पे जाते हैं, ट्रेचिया पे जाते हैं। सर इसका मतलब भी अभी समझ में नहीं आया ज़्यादा, इतना भी ज़्यादा मतलब नहीं समझ में आया। ठीक है, नहीं समझ में आया, मैं समझाऊंगा। तो ये हो गया हमारा नॉस्ट्रिल। ठीक, अपर लिप, एनसीईआरटी बोल रहा है इन दी अपर लिप दैट इज नोन एज द नॉस्ट्रिल। अपर लिप के ऊपर जो होता है नॉस्ट्रिल होता है, हर कोई तो मालूम है। नॉस्ट्रिल के बाद जब हमारी एयर नॉस्ट्रिल में जाती है, दोनों नोज से मतलब चैम्बर में जाती है, नॉस्ट्रिल में जाती है, नॉस्ट्रिल से होते हुए नॉस्ट्रिल पैसेज, अंदर वाली जो पैसेज होती है, नॉस्ट्रिल पैसेज होती है, वो नॉस्ट्रिल पैसेज में जाती है। नॉस्ट्रिल पैसेज के अंदर ये हमारे पूरे चैम्बर है। अरे यार एक रूम है, हाँ रूम है। उसी तरह हमारे बॉडी के ऊपर मतलब अपर लिप के ऊपर जो नॉस्ट्रिल है, नॉस्ट्रिल के अंदर